नमस्कार, पल्स ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप शो में पहली बार आए हैं तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, नम्र विनंती है, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ इसे ज़रूर साझा कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की शो की। सुबह सुबह रुपया 94 पे लुढ़क गया। सिर्फ 6 रुपये बाकी एक सेंचुरी ख़त्म होने में, सेंचुरी पूरी होने में। हम सब जानते हैं इसका श्रेय किसको जाता है। इसके साथ साथ कुछ और भी वस्तुओं पर, चीज़ों पर महंगाई की मार पड़ी है। देखते हैं। प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपीज़ 30 पैसा महंगा हो गया पर लीटर। इंडस्ट्रियल डीजल 22 रुपये पर लीटर। कोल 15 रुपये केजी महंगा हो गया। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल 30 रुपये लीटर महंगा हो गया। पाम ऑयल 15 रुपये लीटर। एयर टिकट 425 से 2300, 425 से 2300 रुपये तक एयर टिकट महंगी हो गई। जोमेटो, हम सब जानते हैं जोमेटो क्या है। जोमेटो ने अपने फीस में इंक्रीमेंट कर दिया है। कितना किया है ये भी साझा नहीं हुआ, नहीं पता। लेकिन अगर आप जोमेटो से कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। प्लास्टिक बकेट, मग, प्लास्टिक डस्टबिन, मतलब प्लास्टिक के जो भी सामान है, खास करके जैसे मग बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के डस्टबिन है, प्लास्टिक के बकेट आती है, टब्स आते हैं, टम्बलर आता है, उस पर 100 रुपये पर सेट का इजाफा हुआ है। उसकी कीमतें बढ़ाई गई है। प्लास्टिक बोतल का सेट, पानी पीने की जो प्लास्टिक बोतल आती है उसका जो सेट आता है, चाहे वो 10 का हो, 12 का हो, 24 का हो, उस पर 40 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इंडक्शन स्टोव में 40% का इजाफा हुआ है। गैस के दाम ऑलरेडी बढ़ा चुकी है सरकार। दाम बढ़ाने के बाद भी लोगों को गैस नहीं मिल रहा। 900 रुपये का गैस 3000 रुपये में बिक रहा है। लिहाजा लोग इंडक्शन पे मूव कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन इंडक्शन स्टोव भी अब 40% बढ़ चुका है। आगे चल के और भी महंगाई आने वाली है। पेट्रोल और डीजल अभी रुका हुआ है क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल का चुनाव बाकी है। उसके बाद क्या होगा ये हम सब जानते हैं। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाया जाएगा। चुनाव के वजह से अभी रुका हुआ है। आसाम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री जी ने आसामी लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि नेहरू जी के हिसाब से अगर दूसरी कंट्री में वॉर होता है तो हमारे देश में भी इम्पैक्ट होता है, उसका प्रभाव पड़ता है, अच्छा नहीं बुरा। इस बात का वो व्यंग बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। हमेशा की तरह नेहरू जी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सिर्फ हमारी कंट्री नहीं, दुनिया में इसका बुरा इम्पैक्ट होता है। इस बात का प्रधानमंत्री जी नेहरू जी पे व्यंग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। जरा भाषण सुनिए, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहां है और यहां पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे हैं। और आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे। वैश्विक संकटों का प्रभाव क्या होता है यह दुनिया देख रही है। तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री जी जो नेहरू जी का मजाक कर रहे हैं, उनका व्यंग कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के हिसाब से ऐसा नहीं होता? क्या ये सच है या फिर नेहरू जी जो बोल रहे थे वो सच है? आइए थोड़ी पड़ताल करते हैं, थोड़ा देखते हैं किस तरह से। हम करंट वॉर, मौजूदा जंग की बात करेंगे जो अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच हो रहा है। इजराइल ने कुछ दिन पहले साउथ पार्स
जो ईरान का सबसे बड़ा एनर्जी प्लांट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनर्जी प्लांट है, उस पर हमला कर दिया। बदले में ईरान ने कुछ घंटे बाद कतर के एनर्जी प्लांट को नुकसान किया, उस पर बमबारी की। साउथ पार्स ये दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी प्लांट है, ये कतर के साथ शेयर किया जाता है। ज़्यादातर हिस्सा ईरान के पास है, कुछ हिस्सा कतर के पास है। दुनिया में कोई भी वॉर, कोई भी युद्ध फायदा नहीं करती, सिर्फ नुकसान करती है। इस वॉर के वजह से, इस प्लांट के हमले से पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया। हम सब जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समुद्री मार्ग है। दुनिया का 20% कच्चा तेल और गैस वहीं से लिया जाता है और वहीं से पास होता है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉक करके रखा है। हमारे खुद की वहां पे 28 शिप, 28 शिप्स, 28 जहाज, 28 जहाज टैंकर फंसे पड़े हैं। दो गिड़गिड़ाने पे, विनती करने पे, थोड़ा बहुत रोने से ईरान ने हमारे 2 जहाज को वहां से गुजरने दिया है। ईरान ने उसका सबसे बड़ा और इकलौता बेनिफिट लोगों को दिया है, सरकार को नहीं दिया। बाकी की फंसी पड़ी शिप्स, जहाज, टैंकर कब आएंगी, कब वॉर रुकेगा, ये हम नहीं जानते। या तो सरकार हर शिप पे रोना रोएगी, दुखड़ा अपना बयां करेगी, गिड़गिड़ाएगी, फिर जाके अगर ईरान को लगा तो एक शिप और पास करने देगा। 28 शिप्स, जहाज, शायद ऐसा लगता है 28 बार रोए जाएंगे, गिड़गिड़ाए जाएंगे, विनती की जाएगी, शायद उसके बाद हमारे शिप्स वहां से निकल पाए। एज ए रिजल्ट, जैसा कि मैंने बताया, वॉर में किसी का भी भला नहीं होता, किसी का फायदा नहीं होता, ना ही कंट्री का, ना ही लोगों का। वॉर से शहर, गांव बर्बाद होते हैं, बना बनाया डेवलपमेंट खत्म हो जाता है, टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। बॉम्ब और मिसाइल को बनाने में या खरीदने में पैसा लगता है, शहर को दोबारा खड़ा करने में भी पैसा लगता है। तो ये पैसा कहां से आता है? टैक्स से, सिंपल। तो क्योंकि साउथ पार्स और कतर के एनर्जी प्लांट को नुकसान पहुंचने से और काफी सारी शिप्स जो अभी फंसी पड़ी है, उनके कंटिन्यूस फ्लो की रुकावट से ऑयल और गैस के प्राइसेस बढ़ जाते हैं या बढ़ गए हैं। $70 पर बैरल ऑयल जो हुआ करता था, उसे 4% से बढ़ाकर अब पर बैरल का रेट $110, $110 प्रति बैरल हो गया है। दाम बढ़ गए, प्राइसेस आए हुए नॉर्मल से बढ़ गए। ये सारी शिप्स में बहुत सारा डीजल जाता है, बहुत टन्स ऑफ डीजल जाता है। हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री, वहां से सामान लेके आया जाता है, उसमें काफी सारा डीजल यूज होता है। फिर जब सामान पोर्ट तक आ जाता है, वहां से ट्रांसपोर्ट होके पेट्रोल पंप, सुपरमार्केट या इंडस्ट्रियल एरिया, ये सारी जगहों पे ट्रक्स के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो जब ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो सरकार अपनी जेब से तो देगी नहीं, सरकार तो हमारी खुद ही जानते हैं हम सब। तो सरकार पेट्रोल और डीजल या गैस के दाम बढ़ा देती है। जितना भी कॉस्ट उसे लगता है वो डिवाइड करके लोगों पे थोप देती है। लोग अपनी जेब से फिर पैसा देते हैं, उस महंगाई का सामना करते हैं, उस महंगाई को बर्दाश्त करते हैं। हमारी कंट्री से जब जहाज बाहर जाता है सामान लेने के लिए, खास करके ऑयल और गैस, उसमें एक कॉस्ट छुपी रहती है। तो जब ऑयल और गैस पोर्ट तक आता है, वहां से पेट्रोल और गैस को रिस्पेक्टिव कंपनी में भेजा जाता है। तो पोर्ट से लेके कंपनी तक कच्चा तेल और गैस को
ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन जो हम कहते हैं। वहां से पेट्रोल पंप तक भी ट्रक का यूज होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लोकल पेट्रोल पंप के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो रिटेलर्स हैं, उन वहां तक पहुंचाया जाता है। तो जब बाहर की कंट्री में ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका सीधा सीधा प्रभाव दूसरे कंट्री में भी लगता है, हमारी कंट्री में भी लगता है, और ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं। तो जैसे ही ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल डीजल के भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, बाहर वॉर चल रही है, उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री में हो रहा है। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से गैस तो ऑलरेडी महंगा कर दिया, 60 रुपए का इजाफा हो गया, कमर्शियल पे 145 रुपए का इजाफा हो गया, पेट्रोल और डीजल पे भी इजाफा होने जा रहा है। चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ा दिए जाएंगे। तो हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं, पर इतनी सी बेसिक इकोनॉमिक्स हम जरूर समझ लेते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम पूछना चाहेंगे कि आपकी ये स्पीच कौन लिखता है? आपकी ये स्पीच कौन बनाता है? स्क्रिप्ट कौन लिखता है? हम जानते हैं कि आपके ऑफिस में पढ़े लिखे लोग ही बिठाए गए हैं, आईएएस, आईआरएस, आईपीएस। हम ये भी जानते हैं कि आईएएस, आईआरएस, आईपीएस कैसे बना जाता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने साल बर्बाद होते हैं, कौन से मेरिट से आना पड़ता है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कितने लोग इसे अप्लाई करते हैं, इसके एग्जाम देते हैं, उसमें से कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, हम जानते हैं। हम आईएएस, आईआरएस, आईपीएस भले ही ना हो, पर हम इस प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये स्पीच कौन बनाता है? आपकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है? क्या एक समझा हुआ जानबूझकर देश में एंटी कांग्रेस मूवमेंट वाला जो आपका हिसाब है, इस वजह से बनाया जाता है? या फिर आप ये समझते, आप सिर्फ पढ़ते हैं, आप समझते नहीं हैं, या आप समझना नहीं चाहते, या फिर आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं जो सिर्फ आपको सुनने आते हैं, देखने आते हैं? आपके मंच पे बुलाई गई भीड़ कैसे आती है, कितने रुपए देके आती है, और कौन सा लालच देके आती है? पर ये सिर्फ भीड़ नहीं, आपके वीडियोस भी वायरल होते हैं, लोग देखते हैं आपके वीडियो को। तो जब आप ये वीडियो बनाते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं जब आप बिना सर और पैर वाली बातें करते हैं, दूसरों का एग्जाम्पल देके, दूसरों का उदाहरण देके, यहाँ पे हम नेहरू जी की बात कर रहे हैं कि बाहर की कंट्री में अगर वॉर हो रहा है तो हमारे घर के अंदर उसका इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, हमारे जेब पे उसका इम्पैक्ट होता है या नहीं होता। तो क्या आप एक बार सोचते नहीं आप क्या बोल रहे हैं? ये आपकी छवि को बहुत खराब करता है प्रधानमंत्री जी। बहरहाल, जो भी आपको सुनने आते हैं या सुन रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है वो आपको समझना नहीं चाहते, आपकी बात उन्हें नहीं समझ आती, या वो समझना नहीं चाहते। हम बिल्कुल नहीं समझना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि भले ही अगर बाहर की कंट्री में वॉर हो रहा हो, धमाके हो रहे हो, हमारी कंट्री में बॉम्ब के धमाके तो नहीं होते, लेकिन जेब पर धमाका जरूर पड़ता है। तो आज का सारांश, आज के सब्जेक्ट की समरी क्या है, आइए देखते हैं। वॉर हैपेंस thousands of kilometers away and somehow your petrol pump feels it first. बाहर की दुनिया में thousands of kilometers है, बहुत हजारों किलोमीटर्स दूर भले ही वॉर हो रहा हो, वहां पे हमारे देश के पेट्रोल पंप को पहले पता चल जाता है, एहसास हो जाता है।
Diesel rises, transport becomes expensive. Vegetables, milk, medicines start acting like luxury items. डीजल राइजेस, डीजल पे जो कीमतें बढ़ाई जाती है, आपने तो पहले ही सेंचुरी करके रखी है। कहाँ 70 रुपये था, 72 रुपये था, कहाँ 102 108 है, अभी और बढ़ने जा रहा है, अब बढ़ा देंगे, हमें पता है। तो जब भी डीजल की प्राइसेस बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट बिकम्स एक्सपेंसिव, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। वेजिटेबल्स, सब्जियां, मिल्क, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, दवाइयाँ स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ लग्जरी आइटम्स। ये सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ, ये सारी बेसिक नीड्स है, नेसेसिटीज़ है, जिसको हर कोई खरीद सकता है, हर किसी की औकात में आता है। शायद दवाइयाँ नहीं, लेकिन सब्जियाँ और डेयरी प्रोडक्ट्स फिर भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। पर जब डीजल के प्राइसेस ऊपर होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है तो ये सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। एंड द एलपीजी सिलेंडर क्वाइटली टर्न्स इनटू अ मंथली शॉक। शॉक तो हो चुका, झटके तो हमें लग गए। 60 रुपये घरेलू गैस, 145 रुपये कमर्शियल गैस, ऑलरेडी महंगा कर दिया गया है सरकार ने। ऑफ कोर्स घर की गैस पे लोग निर्भर हैं। होटलों में जाना, क्वांटिटी कम होते जा रही है। होटलों में खाना आसमानों पर है, पॉसिबल नहीं है होटलों में खाना। हाइजीन हमारे कंट्री में होती नहीं है, तो रोज़ स्ट्रीट फूड खाना वो भी एक चैलेंज है। दैट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, दैट्स इकोनॉमिक्स। ये कोई संयोग नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई हवा में बात नहीं होती। ये अर्थशास्त्र है, दुनिया ऐसे ही चलती है। ये एक साइकिल है इकोनॉमिक्स का, जो चलता रहता है। फिलहाल रुका हुआ है, नौकरियां नहीं है, कमाने का जरिया कम है, पकोड़े का कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, चाय के टी स्टॉल्स बढ़ रहे हैं। तो ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है, ये अर्थशास्त्र है। दिस इज द सेम ग्लोबल चेन रिएक्शन, वैश्विक श्रृंखला प्रतिक्रिया, ग्लोबल चेन रिएक्शन। ये हर किसी से कनेक्टेड है, ग्लोबल चेन है, इकोनॉमिक्स है। ये पहिया है इकोनॉमिक्स का, इसमें स्पोक्स लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के, डीजल के, कॉस्ट के, मार्केट्स के स्पोक्स लगे हुए। एक भी स्पोक टूट जाएगा तो ये साइकिल चलना बंद हो जाएगी। फिलहाल ईरान ने रोक रखी है। दिस इज द सेम ग्लोबल चेन रिएक्शन दैट नेहरू जी वंस पॉइंटेड आउट। ये वही है, ये ग्लोबल चेन रिएक्शन वही है जो नेहरू जी ने, जो प्रधानमंत्री जी नेहरू जी की बात कर रहे हैं, कि नेहरू जी ने कहा था कि बाहर की कंट्री में होता वॉर हमारे घर में भी इंपैक्ट करेगा। ये वही बात चल रही है, मैं पूरा पढ़ लेता हूं। दिस इज द सेम ग्लोबल चेन रिएक्शन, वैश्विक श्रृंखला प्रतिक्रिया, दैट नेहरू जी वंस पॉइंटेड आउट दैट व्हाट हैपन्स अब्रॉड डजंट स्टे अब्रॉड। जो भी बाहर होता है वो सिर्फ बाहर नहीं होता, वो पूरी दुनिया में फैलता है। ऑयल के प्राइसेस सिर्फ इंडिया को इंपैक्ट नहीं कर रहे, वो पूरी दुनिया को इंपैक्ट कर रहे हैं और कर रहे हैं। इट ट्रैवल्स थ्रू ऑयल, ट्रेड एंड मार्केट्स। पूरी दुनिया ऑयल पे, गैस पे टिकी हुई है, पूरी दुनिया। इट ट्रैवल्स थ्रू ऑयल, ट्रेड एंड मार्केट्स। ये ऑयल के जरिए, ट्रेड मतलब व्यापार के तरीके जरिए, और मार्केट के जरिए फ्लो करती है, बहती रहती है। एंड लैंड्स
डायरेक्टली इन द कॉमन मैन्स पॉकेट। तो बाहर की दुनिया का असर हमारे कंट्री के एक आम नागरिक, कॉमन मैन के पॉकेट पे भी असर होता है। ऐसा नहीं है कि बाहर वॉर हो रहा हो तो हमारी कंट्री में उसका इम्पैक्ट नहीं होता, हमारी कंट्री में भी उसका इम्पैक्ट होता है। और सबसे बड़ी मार अगर किसी को लगती है तो वो है एक आम नागरिक, एक ऑर्डिनरी मैन, जिसकी सैलरी शायद बढ़ती है एक आध 2 साल में 5 से 7%, या तो नहीं बढ़ती, या तो बिजनेस ही नहीं रहता, या तो नौकरी ही नहीं रहती। पर उसी सैलरी ब्रैकेट में उसके बजट के ऊपर ये सारी चीजें बढ़ती हैं, तब महंगाई की मार लगती है। और सबसे बड़ा खामियाजा, जैसे कि मैंने कहा, आम लोगों को भुगतना पड़ता है। डिसमिसिंग दिस रियलिटी isn't bold leadership. It's simple ignoring how are you not interconnected with the world, with your people, with your economics and with your intelligence. ये कोई अच्छे नेता का काम नहीं है। सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत बड़े नेता का काम होता है। सच्चाई को डिसमिस कर देना, हकीकत को डिसमिस कर देना, खारिज कर देना, ये कोई अच्छे नेता का काम नहीं होता। ये यही बताने की कोशिश करता है कि आप दुनिया से इंटरकनेक्टेड नहीं है विद योर पीपल, आपके लोगों से आप कनेक्टेड नहीं है, विद योर इकोनॉमिक्स, आप अर्थशास्त्र से कनेक्टेड नहीं है, एंड विद योर इंटेलिजेंस, आपकी समझ के हिसाब से, आपकी बुद्धि के हिसाब से, आपके विचार के हिसाब से, या आपकी टीम के विचार के हिसाब से आप कनेक्टेड नहीं है। आप सिर्फ बोल रहे हैं, आप समझ नहीं रहे, लेकिन संदेश आप बहुत गलत दे रहे हैं। बाहर की कंट्री का इम्पैक्ट हमारी कंट्री में पड़ता है। ये तो आप हैं जो आप दुनिया से, इकोनॉमिक्स से, लोगों से और आपके इंटेलिजेंस से कनेक्टेड नहीं है, आपकी समझ से आप कनेक्टेड नहीं है। तभी आप बिना सोचे समझे किसी ऐसे नेता पे व्यंग कर रहे हैं, किसी ऐसे नेता पर कटाक्ष कर रहे हैं जिसने हमारे देश को कहां से कहां लाके खड़ा किया था और आपने कहां लाकर छोड़ दिया। इन सिंपल वर्ड्स, द वॉर मे बी देयर्स बट द बिल इज आवर्स। लड़ाई चाहे भले उनकी हो, ये हमारी जो तनख्वाह कम है, बढ़ नहीं रही, नौकरी पे खतरा है, पकौड़े नहीं लगा सकते, चाय की दुकान नहीं खोल सकते, इसलिए हमारा बजट बढ़ रहा है। अब हम और महंगाई नहीं बर्दाश्त कर सकते। बिकॉज यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स टू फील इट, योर मंथली एक्सपेंसेस एक्सप्लेन इट बेटर देन एनी स्पीच एवर विल। क्योंकि आपको ग्लोबल इकोनॉमिक्स समझने की जरूरत नहीं है उसे महसूस करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप बेसिक इकोनॉमिक्स को समझो। जिसको समझ में आती है, योर मंथली एक्सपेंसेस एक्सप्लेन इट बेटर देन एनी स्पीच एवर विल। कोई भी स्पीच, कोई भी लेक्चर, कोई भी भाषण की हमें कोई जरूरत नहीं। हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमें जो बिल मिलता है, लाइट बिल, फोन का बिल, पेट्रोल डीजल एक्सपेंसेस पर लीटर, दवाइयों का बिल, सब्जियों के दाम, ये सारा कुछ हमको मंथली पता चल ही जाता है कि बेसिक इकोनॉमिक्स क्या है। तो आपकी स्पीच हो या ना हो, आप किसी को समझा रहे हैं कि नेहरू जी ने क्या किया था, नेहरू जी क्या बोलना चाह रहे हैं, ये हमें समझाने की जरूरत नहीं है। नेहरू जी ने जो कहा था वो सही था, आप जो कह रहे हैं वो हमारे समझ के बाहर है। तो शो के समापन में एक छोटी सी शायरी जो अभी के हालत पे बहुत ही सटीक, बहुत ही बंद बैठती है। लाशों की बिसात पर, बिसात मतलब क्षमता, हैसियत,
औकात, लाशों की औकात पर, बिसात पर। जश्न हुकूमत जारी है। जश्न, रंग लीलाएं, रास लीलाएं, ऐश करना। हुकूमत, पावर, सत्ता, गद्दी। लाशों की औकात पर जश्न हुकूमत जारी है। लाशों की औकात पर रंग लीलाएं, रास लीलाएं जारी है। कफन कम पड़ जाए, कफन कम पड़ जाए तो कह देना रसद अभी भारी है। रसद मतलब स्टॉक, सप्लाई बहुत ज्यादा है, टेंशन ना ले। कफन कम पड़ जाए तो कह देना रसद अभी भारी है। मेरे तख्त को खतरा न था, न है और ना ही रहेगा। लाशों की बिसात पर जश्न हुकूमत जारी है। कफन कम पड़ जाए तो कह देना रसद अभी भारी है। मेरे तख्त को खतरा न था, न है और ना ही रहेगा। मरते रहे लोग, मरते रहे लोग, मेरी तो बस यही वफादारी है। नमस्कार।